हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं राज पांडे। आज मैं कक्षा 11 की प्रेमचंद द्वारा लिखित एक बलिदान कहानी का आज मैं आपको सारांश बताऊंगा। प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी सामाजिक यथार्थ पर आधारित है कि किस प्रकार श्रमिक सामाजिक वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ कृषक परिवार की सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। तो चलिए हम कहानी का सारांश आपको सुनाते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि मनुष्य की जो आर्थिक अवस्था मतलब धन से मजबूती का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे वेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। पहले उनका नाम मंगरू था, लेकिन अब जब से वो कांस्टेबल हो गए तो उन्हें कोई मंगरू नहीं कह सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली और गांव का मुखिया हो गया, उसका नाम कालिका दीन हो गया। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आँख लाल पीली करता है। इस प्रकार एक हरकचंद कुर्मी नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, जिसकी 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। उसका कारोबार इसलिए टूटा क्योंकि जब विदेशी शक्कर आई और वो बहुत सस्ते में हो गए तो उसके आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गई, ग्राहक टूट गया और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता था। मतलब जैसे जो गांव में जो गोबर होते हैं उनको खाद कहा जाता है, और वो खेतों में फेंकते थे। हरकू के पास 5 बीघे ज़मीन थी और 2 बैल थे और एक हल्की खेती होती थी, लेकिन पंचायतों में आपसी कलह उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती थी। हरकू ने अपने जीवन में कभी भी दवा नहीं खाई थी। वो जब भी बीमार पड़ा वो आयुर्वेद पे आधारित था, हालांकि वो आयुर्वेद पे भी नहीं आधारित था, वो कोई दवा नहीं खाता था। एक बार हरकू की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई तो उसे एक दिन मंगल सिंह देखने आए। तो वो एक खाट पर राम राम जप रहा था पड़े हुए। तो मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कुनैब क्यों नहीं खा लेते। कुनैब एक प्रकार की दवा है कि जो कि एक प्रकार से अंग्रेजी दवा भी हम कह सकते हैं इसे। तो हरकू ने उदासीन भाव से मतलब हरकू ने एक भाव से कहा उदासीन होकर कि लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो। तो उसने भी यही बोला कि आप लेते आना। लेकिन रोगी को देखने की देखिए बात तो अलग होती है, दवा लाकर उसे कौन देता है। वो तो बस एक बार आ गए, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। अब हरकू की मृत्यु हो गई होली के दिन। तो गिरधारी ने उसका शव बड़े धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। हरकू ने खेत गांव वालों की नज़र में चढ़े क्योंकि उसके 5 बीघा जमीन कुएं के निकट और एकदम खाद फांस से लदी हुई एक उपजाऊ भूमि थी, जिस पर सबकी नजरें थी। तो ओंकारनाथ नामक जमींदार ने हरकू के बेटे गिरधारी से कहा कि सब लोग मुझे 10 रुपये बीघे मिल रहे हैं उसको जोतने के लिए और नजराने के रुपए 100 अलग, लेकिन तुम 20 साल से मेरी ज़मीन पे अनाज पैदा कर रहे हो तो मैं तुम्हें 8 रुपये बीघे ही जोतने दूंगा, लेकिन तुम्हें नजराने के पैसे देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं, तो इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। तो उसने कहा, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो ओंकारनाथ ने उस खेत को कालिका दीन को दे दिया। आए दिन गिरधारी की पत्नी सुभागी कालिका दीन की पत्नी से झगड़ा कर लेती थी। जिस दिन ओंकारनाथ ने कालिका दीन को खेत दिया उस दिन मानो पूरे घर में मातम छा गया। उस दिन गिरधारी के घर में खाना नहीं बना और ऐसा लग रहा था जैसे हरकू की मृत्यु आज ही हुई है। फिर गिरधारी की पत्नी सोची कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, ये कैसे जीवन कटेगा, कैसे हम लोग खाना खाएंगे। तो उनके दिमाग में मजदूरी करने का ख्याल आया। फिर गिरधारी मजदूरी करने की सोच रहा था
एक दिन गिरधारी संध्या के समय अपने बैलों को खुजला रहा था। मंगल सिंह आया। मंगल सिंह की नज़र उसके 2 बैलों पे थी जो गिरधारी के पास थी। गिरधारी ने अभी तक उसे बेचा नहीं था। हरखू के कुछ पैसे तुलसी बनिए से हरखू ने कुछ पैसे लिए थे, तो मंगल सिंह तुलसी बनिए को बोला कि आप उनसे बोलो पैसे दें तो वो अपने बैल मुझे सस्ते में बेच देंगे और मैं ख़रीद लूँगा। तो 80 रुपये जोड़ी की बैल उसने 60 रुपये में मंगल सिंह ने तय कर लिए और गिरधारी ने बैलों को बेच दिया। बैलों के चले जाने पर गिरधारी फूट फूट कर रोया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था बेचारा, उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो क्या करता, इसलिए उसने बैलों को बेच दिया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पे सिर्फ लेटा रहा। प्रातःकाल सुभागी चीलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पे न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो रही थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की खोज ताक रही थी कि सहसा उसके पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय भड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा था। सुभागी बोली, घर जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ थे? यह कहते गिरधारी की ओर चली। गिरधारी कुछ उत्तर न दिया और पीछे हटते थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन जब कालिका दिन अपने खेतों में हल लेकर पहुंचा तो बैल को लगा रहा था, तो एकाएक उसने गिरधारी को खेत की मेड़ पर खड़ा देखा। वही पगड़ी, वही कपड़ा ऐसे ही उसको पहने देखा। कालिका दिन ने कहा, गिरधारी अपने घर जाओ, सुभागी तुम्हें ढूंढ रही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर गिरधारी फिर से पीछे हटना शुरू, फिर कुछ दूर भाग जाकर वह कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन चीख मारी, हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। नाना प्रकार की कल्पनाएं वाले कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी के गायब हुए 6 महीनों में उसका लड़का ईंट के भट्टे पर काम करता है, 20 रुपये महीने घर आता है। वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता। घर में दोनों टाइम भोजन बनता है, जौ के बदले गेहूँ खाया जाता, लेकिन गाँव में कुछ भी आदर नहीं है, यह वह मजूर है। लेकिन कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अब भी खेतों की मेड़ पर शाम को आकर बैठ जाता था और फिर चला जाता था, इसलिए उस खेत को कोई न लिया। अंत में ओंकार दास ने बहुत चाहा कि कोई ये खेत ले ले, लेकिन उस खेत को किसी ने नहीं लिया।